पटरी के किनारे ससुराल। उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे गोंडाखेड़ा में रेलवे ट्रैक के किनारे बसी एक जुगी थी जिसमें रहती थी बितो। उम्र लगभग 20 साल, सांवला चेहरा, बड़ी बड़ी बोलती आंखें और सिर पर हर वक्त पल्लू। बितो गरीब जरूर थी लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। बितो के पिता गजोधर रेलवे स्टेशन पर झाड़ू लगाते थे और माँ कमला दूसरों के घरों में बर्तन मांजने जाती थी। बितो खुद स्कूल नहीं गई थी पर उसने अपनी माँ के साथ काम करते करते सब कुछ समझ लिया था। इंसान की आंखें बहुत कुछ बोलती हैं और पेट की भूख से बड़ा कोई पाठशाला नहीं। ट्रेन की आवाज़ें बितो की रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा थीं। उसी पटरी के किनारे वो हर रोज़ बैठती, माँ के लिए रोटियां बेलती, कभी ख्यालों में खो जाती, क्या कोई ऐसा घर होगा जहाँ मेरी भी कद्र हो? क्या कोई ऐसा ससुराल होगा जो इस पटरी से दूर होगा? एक दिन शाम के समय बितो रेलवे ट्रैक के पास बैठी आलू छील रही थी, तभी एक ट्रेन आई और कुछ दूरी पर रुक गई। एक लड़का, उम्र करीब 24 साल, उतरा। वो पसीने पसीने था, कंधे पर झोला, पैरों में चप्पल टूटी हुई। बितो ने उसे देखा और आवाज़ दी, भैया पानी चाहिए। लड़के ने सिर हिलाया। बितो ने पास की बाल्टी से एक गिलास पानी निकाला और बढ़ा दिया। लड़के ने धीरे से कहा, धन्यवाद बहन जी, बहुत भूख लगी है। कमला आ गई। उन्होंने अपने हिस्से की रोटी उस अजनबी को दे दी। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। मेरा नाम शंकर है, मैं वाराणसी से आया हूँ, नौकरी की तलाश में, उसने बताया। शंकर को गजोधर ने कुछ दिन के लिए अपने घर में जगह दी। गजोधर को उसका व्यवहार बहुत पसंद आया। वो ईमानदार, मेहनती और सीधा था। शंकर ने स्टेशन के पास एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली और वहां पर काम करने लगा। बितो और शंकर के बीच एक अदृश्य रिश्ता बनने लगा था। बितो बिना कहे शंकर के लिए सुबह का नाश्ता भेज देती और शंकर शाम को उसके लिए मीठी मलाई लाता। कमला ने एक दिन हंसते हुए पूछा, बितो, शंकर कैसा लड़का है? बितो झेंप गई। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी मुस्कान सब कुछ कह रही थी। कुछ महीनों बाद शंकर ने गजोधर से कहा, बाबूजी, मैं बितो से शादी करना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, पर इज्जत और प्यार की कमी नहीं होने दूंगा। गजोधर और कमला की आंखें भर आईं। उन्होंने हाँ कह दिया। शादी पटरी के किनारे ही हुई, वहीं जहां बितो हर रोज बैठती थी। 4 ईंटों का चूल्हा, कुछ पड़ोसियों के पुराने फूल और स्टेशन के लाउडस्पीकर से आती ट्रेन की आवाज़ें, बस यही था बितो का ब्याह। लेकिन बितो खुश थी, क्योंकि उसे मिला था एक ऐसा ससुराल जो पटरी के किनारे ही सही, मगर उसमें प्यार था। शादी के बाद बितो शंकर के साथ स्टेशन के पीछे बने एक किराए के कमरे में रहने लगी। शंकर की चाय की दुकान चल पड़ी थी। वो रोज नई तरह की चाय बनाता, इलायची वाली, अदरक वाली, कभी कभी तुलसी वाली। बितो ने दुकान में उसकी मदद करनी शुरू की। वो चाय के साथ नमकीन भी बेचने लगी। धीरे धीरे उनकी दुकान चल निकली। लोग कहते, शंकर की चाय और बितो के हाथ का नमकीन कमाल का मेल है। लेकिन गरीबी का साया अभी भी साथ था। कई बार पैसे नहीं होते थे, कभी दुकान लुट जाती तो कभी स्टेशन पर पुलिस तंग करती। एक बार तो नगर निगम ने कह दिया, दुकान हटाओ, ये सरकारी जमीन है। शंकर टूट गया, मगर बितो ने उसका हाथ थामा। हम पटरी के किनारे हैं, लेकिन हमारी हिम्मत पटरी से तेज दौड़ती है। बितो ने एक योजना बनाई, रेलवे की छुट्टी वाले दिन वो स्टेशन के पास फेरी लगाकर घर की बनी मिठाई बेचेगी। उसने बेसन के लड्डू, गुड़ की चिक्की और मुरमुरे के लड्डू बनाए। लोगों को वो बहुत पसंद आए। जल्द ही उनकी मिठाई की इतनी मांग हो गई कि वो नज़दीकी शहर की दुकानों में भी भेजने लगीं। शंकर ने एक दिन कहा, बितो, हम पटरी के किनारे नहीं, पटरी से आगे बढ़ गए हैं। अब उनके पास 2 कमरे का घर था। बिजली थी, पंखा था और दीवारों पर फोटो टंगी थी। एक तस्वीर में शादी की जुगी दिख रही थी और दूसरी में नई दुकान की चमक। बितो ने कभी नहीं सोचा था कि उसका ससुराल ऐसा होगा, सादगी भरा मगर आत्मा से भरा। उसने सास ससुर नहीं पाए, लेकिन शंकर के माता पिता की जगह अब कमला और गजोधर जी उसके साथ रहते थे। रोज रात को बितो अपने पुराने दिनों को याद करती, जब वो पटरी के पास बैठकर ख्वाब देखती थी। अब उसका ससुराल वही जगह बन चुका था, पटरी के किनारे बसी एक दुनिया जिसमें संघर्ष था मगर हार नहीं, गरीबी थी मगर प्यार उसकी छांव था। कुछ सालों बाद एक सामाजिक संस्था ने बितो और शंकर की कहानी अखबार में छापी, पटरी के किनारे से मिठास की दुकान तक। सरकार ने उनकी मदद की और स्टेशन के पास उन्हें एक स्थायी दुकान दे दी।
अब वो बितो की मिठास के नाम से मशहूर थे। स्कूल के बच्चे टिफिन में उनके लड्डू ले जाते और यात्री उनके स्टॉल से चाय पीते हुए कहते, यही है असली भारत की मिठास। बितो ने अपने जैसी कई महिलाओं को रोजगार देना शुरू किया जो कभी दूसरों के घरों में काम करती थीं, अब वे बितो की रसोई में काम करती थीं। एक शाम बितो अपनी दुकान के सामने बैठी थी, हाथ में एक गिलास चाय और आंखों में पुराने दिनों की तस्वीरें। शंकर ने मुस्कराते हुए कहा, बितो, तुम्हारा ससुराल कैसा है? बितो ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, पटरी के किनारे ही सही, मगर यहाँ मुझे वो सब मिला जिसकी हर लड़की को तलाश होती है, इज्जत, अपनापन और प्यार। समय बीत गया था। बितो और शंकर की चाय और मिठाई की दुकान अब एक ब्रांड बन चुकी थी, बितो की मिठास। पटरी के किनारे शुरू हुई उनकी जिंदगी अब एक आदर्श बन चुकी थी। अब उनके बेटे बेटी जवान हो चुके थे। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे बितो के बेटे की शादी उसी पटरी के किनारे फिर एक नई परंपरा और इंसानियत की मिसाल बन जाती है। गोंडाखेड़ा के उसी पुराने रेलवे स्टेशन के बगल में अब एक पक्की बिल्डिंग खड़ी थी, 2 मंजिला मिठाई की दुकान और ऊपर उनका घर। बाहर बड़ी सी टेबल पर बोर्ड लगा था, बितो की मिठास, घर जैसा स्वाद। बितो अब 50 की होने को थी, मगर चेहरे पर वही संघर्ष की चमक और आंखों में वही गर्मजोशी। उसका बेटा मन्नू अब 25 साल का हो गया था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके लौट आया था। और बेटी मीरा कॉलेज में पढ़ती थी और दुकान के सोशल मीडिया अकाउंट संभालती थी। एक दिन बितो बालकनी में बैठी पुरानी जुगी को देख रही थी। वो जगह अब नहीं थी, वहां अब नगर पालिका ने पार्क बना दिया था। शंकर पास आकर बोला, मन्नू की शादी की बात आगे बढ़े। बितो मुस्कराए, हाँ, लेकिन बहू हमें भी उसी तरह स्वीकार करे जैसे हमने पटरी को अपनाया था। गांव के पास के एक स्कूल में पढ़ाने वाली लड़की राधा से मन्नू की मुलाकात एक एनजीओ प्रोजेक्ट में हुई थी। राधा सुंदर नहीं, पर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और दयालु थी। जब मन्नू ने घर में उसका जिक्र किया तो शंकर बोला, गांव की लड़की है, स्कूल में पढ़ाती है, बहुत अच्छा है। बितो ने सिर्फ एक सवाल किया, क्या वो पटरी के किनारे रहने से शर्माएगी? मन्नू ने जवाब दिया, अम्मा, वो खुद भी झुग्गी से आई है। राधा जब पहली बार घर आई तो सबसे पहले दुकान की मिठाइयों की तारीफ की और बोली, आपकी कहानी मैंने अखबार में पढ़ी थी, आपके जैसे लोग ही असली नायक होते हैं। बितो की आंखें भर आईं, उसे राधा में खुद की परछाई नजर आई। इस बार शंकर और बितो ने तय किया कि शादी उसी रेलवे स्टेशन के पास वाले मैदान में करेंगे जहां उनकी खुद की शादी हुई थी। शहर में तमाम लोग हैरान थे, इतना नाम होने के बावजूद शादी फिर से पटरी के पास। बितो ने कहा, यही हमारी जड़ें हैं, यहीं से हमें सब कुछ मिला है। बारात आई, ढोल नगाड़ों के साथ, और पूरा कस्बा इकट्ठा हुआ। स्टेशन के लाउडस्पीकर पर स्थानीय स्कूल के बच्चे गीत गा रहे थे, बितो चाची की मिठास अब बन गई सबकी आस। रेलवे ने भी उस दिन एक ट्रेन का स्टॉप 10 मिनट बढ़ा दिया ताकि कोई अफरा तफरी ना हो। राधा ने जब फेरे लेने के बाद बितो के पांव छुए तो बितो ने उसे गले से लगा लिया और बोली, अब ये पटरी तेरी भी है बहू, और तू मेरी नई उम्मीद है। राधा ने शादी के बाद न सिर्फ परिवार में बल्कि दुकान में भी एक नई जान फूंक दी। उसने महिला कर्मचारियों को पढ़ाई की प्रेरणा दी और हर रविवार एक मुफ्त शिक्षण वर्ग चलाने लगी। अब दुकान सिर्फ मिठाई की नहीं बल्कि समाज सेवा का केंद्र बन गई थी। मीरा और राधा ने मिलकर एक कैंपेन शुरू किया, पटरी के पार, जिसमें हर उस महिला को ट्रेनिंग दी जाती थी जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। जल्द ही आकाशवाणी और दूरदर्शन ने भी उनकी कहानी दिखाई। पटरी के किनारे से परियों तक बितो परिवार की गाथा। एक दिन स्टेशन पर बितो को एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, रज्जन। रज्जन वही था जो कभी शंकर की दुकान के पास चाय बेचता था लेकिन शराब की लत में सब गंवा बैठा था। अब वो फटेहाल था, बीमार भी। बितो ने शंकर से कहा, हमारे पास जो है उसमें से किसी भूखे को देना हमारा धर्म है। बितो ने रज्जन को अपने स्टाफ क्वार्टर में रखा, उसका इलाज करवाया और फिर दुकान पर डिलीवरी बॉय की नौकरी दी। रज्जन ने एक दिन आकर कहा, दीदी, आपने मेरी इज्जत लौटाई, अब मैं आपकी सेवा करूंगा जिंदगी भर। बितो की बेटी मीरा अब ग्रेजुएशन पूरी कर चुकी थी। वह आगे शहर जाकर जर्नलिज्म पढ़ना चाहती थी। बितो ने कहा, जा बेटी, पटरी पार कर उड़ान भर, लेकिन वापस लौटना कभी, जब तुझे किसी का हाथ थामना हो। मीरा की आंखें भर आईं। उसने अपनी डायरी में लिखा,
माँ ने मुझे पंख दिए और सिखाया कि ज़मीन से जुड़ना ही असली उड़ान है। समय बीतता गया। अब बितो और शंकर बुजुर्ग हो चले थे, मगर हर सुबह दुकान पर बैठते थे। एक दिन राधा और मन्नू ने सुझाव दिया, अब आप दोनों आराम कीजिए, दुकान हम संभाल लेंगे। बितो मुस्कराई, जब तक आंखों में रोशनी है मैं देखती रहूंगी कि कोई भूखा न जाए। अब दुकान का एक कोना मुफ्त भोजन के लिए तय हो गया था, वहां हर भूखे को गर्म रोटी और गुड़ की मिठाई मिलती। स्टेशन पर अब एक पटरी को बितो मार्ग नाम दे दिया गया था। रेलवे ने ये नाम उनकी समाज सेवा के लिए चुना था। एक शाम बितो बालकनी में बैठी थी, हाथ में चाय, बगल में शंकर। रेल से उतरते लोग, मिठाई की दुकान की भीड़, बच्चों की खिलखिलाहट और पटरी पर सूरज की रोशनी। शंकर ने कहा, हमने पटरी को छोड़कर भागा नहीं, हमने उसी को अपना ससुराल बना लिया। बितो मुस्कराए और बोली, पटरी पर चलना सीखा था, अब उसी ने हमें घर दे दिया। मेरा ससुराल अब देश का सपना बन गया है। मीरा, बितो और शंकर की बेटी, एक ऐसी लड़की जिसने पटरी के किनारे अपना बचपन देखा, संघर्ष की कहानियां सुनी और उसी संघर्ष से सीखा कि सपनों की ऊंचाई केवल सोच से नहीं, हिम्मत से तय होती है। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे मीरा अपने सपनों की उड़ान भरती है, शहर में जीवन की सच्चाइयों से टकराती है और फिर लौटकर अपने गांव में बदलाव की रोशनी लाती है। मीरा का एडमिशन लखनऊ के नामी पत्रकारिता कॉलेज में हो गया था। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकती मीरा की आंखों में उम्मीद थी, पर दिल में डर भी। बितो ने स्टेशन पर विदा करते वक्त उसकी हथेली में गुड़ रख कर कहा था, बेटी, मिठास जहां भी जाएगी अपनी पहचान छोड़ आएगी। शंकर ने उसके बैग में एक छोटी डायरी रख दी थी, हर दिन का अनुभव लिखना, ताकि ये सफ़र तुझे बदल न दे बल्कि निखार दे। मीरा का पहला सफ़र शुरू हुआ पटरी से शहर की चमक तक। कॉलेज में सब कुछ नया था। छात्र अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलते, स्मार्टफोन से शूट करते, ब्रांडेड कपड़े पहनते। मीरा सादे कपड़ों में, सिंपल फ़ोन के साथ सबसे अलग थी। कई लड़कियां उसके पहनावे और गांव से आने पर फप्तियां कसतीं। देखो, देहात की दुल्हन आ गई। मीरा चुप रहती, लेकिन वो रोज़ रात को डायरी में लिखती। आज हंसी आई किसी की बात पर, लेकिन मन में ठानी, जवाब काम से देना है। धीरे धीरे उसने भाषा सुधारी, कैमरे का इस्तेमाल सीखा और रिपोर्टिंग के हर पहलू में अव्वल आने लगी। तीसरे सेमेस्टर में सभी को इंटर्नशिप करनी थी। मीरा ने एक बड़े मीडिया हाउस में अप्लाई किया। इंटरव्यू में उसने अपने गांव और बितो की मिठास के बारे में बताया। संपादक ने कहा, तुम्हारी कहानी अच्छी है, लेकिन हमें मेट्रो के टैलेंट चाहिए, गांव के नहीं। मीरा बाहर आकर रोई, बहुत रोई। लेकिन फिर खुद से कहा, जब माँ ने पटरी को मंदिर बना दिया तो मैं भी हार को पंख बना लूंगी। वो छोटे मीडिया हाउस में इंटर्न बन गई और गांवों की असली रिपोर्टिंग शुरू की। बाल विवाह, जल संकट, शिक्षा की कमी, महिला उत्पीड़न। जल्द ही उसकी रिपोर्ट्स वायरल होने लगीं। बड़े मीडिया हाउस ने खुद उसे बुलाया। मीरा की एक रिपोर्ट, पटरी के बच्चों की पाठशाला, को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। टीवी पर एंकर ने कहा, मीरा spent her childhood beside railway tracks, today she is making tracks of change in the country। कॉलेज में अब वही लोग जो कभी हंसते थे उसके साथ सेल्फी लेने लगे। प्रोफेसर ने उसे कॉलेज का स्टार रिपोर्टर घोषित किया। लेकिन मीरा का दिल अब भी गांव में था। डिग्री के बाद उसे दिल्ली से ऑफर मिला, लाखों की सैलरी, लेकिन मीरा ने मना कर दिया। बितो ने पूछा, बेटी, क्या ये सही फैसला है? मीरा ने मुस्कराकर कहा, माँ, आपने पटरी को ससुराल बनाया, अब मैं उसे स्कूल बनाऊंगी। मीरा ने गांव लौटते ही मीरा की पाठशाला नाम से एक एनजीओ शुरू किया, जो स्टेशन के आसपास के बच्चों को पढ़ाता, उनके माता पिता को महिला सशक्तिकरण के बारे में बताता और हर महीने एक फिल्म दिखाता जो समाज को बदलने के लिए प्रेरित करती। उसने गांव की लड़कियों के लिए रिपोर्टिंग वर्कशॉप्स शुरू की, मोबाइल जर्नलिज्म सिखाया और एक यूट्यूब चैनल बनाया। पटरी की आवाज़। शंकर ने उसकी दुकान के पास एक खाली कमरा देकर उसे ऑफिस बना दिया। बितो ने कहा, मिठास सिर्फ गुड़ की नहीं, तुम्हारे शब्दों की भी है, बेटी। मीरा की एक रिपोर्ट, बिन बिजली का स्कूल, वायरल हुई। सरकार को मजबूरन वहां सोलर पैनल लगवाने पड़े। उसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने मीरा को राष्ट्रीय युवा प्रेरणा अवार्ड से सम्मानित किया। एक बड़े मंच पर मीरा ने जब माइक उठाया तो कहा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी मेरी माँ की झोपड़ी।
वहां से ही मैंने कैमरा उठाया, वहां से ही इंसानियत की समझ सीखी। अब गोंडाखेड़ा स्टेशन पर पटरी के पास एक बोर्ड लगा है, मीरा की पाठशाला, जहां सपने पटरी से शुरू होकर आकाश तक पहुंचते हैं। बच्चे वहां आकर पढ़ते हैं, महिलाएं सिलाई सीखती हैं और हर रविवार मीरा खुद क्लास लेती है। बितो अब कहती हैं, जिस बेटी को सब देहातिन कहते थे वो अब पूरे देश को पढ़ा रही है। हमारी पटरी अब पुल बन गई है अंधेरे से उजाले तक का। बितो और शंकर की बेटी मीरा, जिसने रेलवे पटरी के किनारे जन्म लिया, शहर जाकर पत्रकारिता सीखी और फिर अपने गांव लौटकर समाज में नई रोशनी फैलाई। अब कहानी पहुंची है उस मोड़ पर जहां मीरा को एक जीवन साथी मिलता है जो न सिर्फ उसका साथ चाहता है बल्कि उसके संघर्षों को भी अपनाने के लिए तैयार है। इस भाग में हम देखेंगे मीरा की शादी, नई जिम्मेदारियां और एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन जो उसे एक और ऊंचाई तक पहुंचाता है। एक दिन मीरा अपने एनजीओ मीरा की पाठशाला में बच्चों को सोशल रिपोर्टिंग सिखा रही थी। तभी एक युवक वहां आया, हाथ में कैमरा, गले में प्रेस कार्ड। नाम था नील त्रिपाठी, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो ग्राम भारत की बेटियां नामक सीरीज बना रहा था। नील ने मीरा से कहा, मैं आपकी कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूं, आपकी माँ, आपका संघर्ष और आपकी पटरी की आवाज़। क्या आप इजाज़त देंगी? मीरा पहले तो संकोच में पड़ी पर बाद में मान गई। डॉक्यूमेंट्री बनती रही और इस दौरान मीरा और नील की मुलाकातें गहराती रहीं। नील का परिवार शहर का था लेकिन नील की आत्मा गांव में रमी थी। उसने बड़े ब्रांड्स की नौकरी छोड़कर ग्रामीण भारत को दिखाने का संकल्प लिया था। मीरा ने जब उससे पूछा, क्या तुम रेलवे पटरी के किनारे घर बसा सकते हो? नील मुस्कुराया, जहां तुम हो वहां मैं हूं, और जहां संघर्ष है वहीं असली कहानी है। शंकर और बितो ने नील से मिलकर आशीर्वाद दिया। कमला, मीरा की दादी, ने कहा, जो लड़का हमारी मीरा की आंखों को आराम दे वही असली दामाद है। मीरा की शादी भी बितो की परंपरा में हुई, पटरी के किनारे, गांव के बीचों बीच। इस बार बारात आई थी दिल्ली से, पत्रकार, डॉक्यूमेंट्री निर्माता और एनजीओ कार्यकर्ता। और स्वागत कर रहे थे गांव के बच्चे, जिनके हाथ में पटाखे नहीं बल्कि मीरा दीदी जिंदाबाद की तख्तियां थीं। ब्याह की मंडप के पास लगे थे गांव की लड़कियों के बनाए रंगोली और मिठाई थी बितो की गुड़ की बर्फी। शादी की रौनक देख एक वृद्ध यात्री बोला, ऐसी शादियां किताबों में नहीं, जिंदगी में होती हैं। मीरा और नील ने मिलकर एक नया मिशन शुरू किया। दूसरी पटरी, एक मूविंग मीडिया बस जो देश के छोटे छोटे गांवों में जाकर बच्चों को फिल्म निर्माण, डिजिटल स्किल्स और सोशल जस्टिस रिपोर्टिंग सिखाती थी। इस बस का पहला स्टॉप था गोंडाखेड़ा रेलवे स्टेशन। अब पटरी के किनारे सिर्फ दुकान और पाठशाला नहीं थी बल्कि एक चलता फिरता स्टूडियो भी खड़ा था। मीरा और नील की दूसरी पटरी डॉक्यूमेंट्री सीरीज को यूनेस्को मीडिया फॉर पीस अवार्ड मिला। उन्हें न्यूयॉर्क बुलाया गया। बितो ने मीरा को सीने से लगाकर कहा, बेटी, तू उस पगडंडी की तरह है जो खेत से निकलकर शहर और फिर समंदर तक जाती है। अब तू उड़ान भर, मैं तेरे गांव की जमीन संभाल लूंगी। मीरा के न्यूयॉर्क जाते ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब उन्होंने कहा, My roots lie beside a railway track in rural India, and today that very track has brought me to the world stage, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कुछ वर्षों बाद मीरा मां बनी। बेटी हुई नन्ही जया। मीरा ने फैसला किया कि जया को वही संस्कार मिले जो उसे मिले थे, जमीन से जुड़े, सादगी भरे। नील और मीरा ने जया के नाम पर एक नई पहल शुरू की, जया ज्ञान रथ, एक मोबाइल पुस्तकालय जो हर गांव में जाकर बच्चों को किताबें पढ़ाता। बितो अब नानी बन चुकी थी। वो जया को गोद में लेकर कहती, तेरी माँ ने पटरी से उड़ान भरी, अब तुझे आसमान से भी ऊपर जाना है। मीरा और नील की पहल अब सरकार के एजेंडों में शामिल होने लगी। शिक्षा मंत्री ने उन्हें सलाहकार नियुक्त किया। पटरी की आवाज़ अब एक नेशनल चैनल में बदल गया था, जहां हजारों गांवों के बच्चे अपनी कहानियां भेजते। बितो की मिठाई की दुकान अब भी उसी स्टेशन के पास थी और वहां एक नोटिस बोर्ड लगा था, मीरा दीदी की न्यूयॉर्क स्पीच यहाँ पढ़ें। हर रोज लोग आते, मिठाई खाते और अपनी बेटियों को कहते, तू भी मीरा दीदी जैसी बनना। अब गोंडाखेड़ा स्टेशन पर एक नई पटरी बनी थी, मीरा एक्सप्रेस नामक लोकल ट्रेन उसी पटरी से गुजरती थी। उसके उद्घाटन पर मीरा और बितो को बुलाया गया। बितो ने पटरी पर दीप जलाकर कहा, जिस जमीन को लोगों ने त्यागा उसी ने हमें नाम, सम्मान और पहचान दी।
आज मेरी पोती उसी जमीन की रोशनी है। मीरा ने जया को गोद में उठाकर कहा, सच्चा ससुराल वही होता है जहां बेटी बनकर बहू भी निखर सके और माँ बनकर समाज भी। 3 पीढ़ियां, बितो जिसने झोपड़ी से जद्दोजहद शुरू की, मीरा जिसने उस झोपड़ी को देश भर में पहचान दिलाई, और अब जया जिसने टेक्नोलॉजी, ज्ञान और संस्कार को एक साथ लेकर अपने गांव और देश की सोच को नई दिशा देनी है। भाग 5 एक ऐसी बेटी की कहानी है जो विदेशों में पढ़ी मगर दिल से गांव की मिट्टी में रची बसी रही। अब गोंडाखेड़ा का रेलवे स्टेशन पहले जैसा नहीं था। पास में अब डिजिटल लाइब्रेरी, महिला केंद्र, स्किल ट्रेनिंग हॉल और मीरा इनोवेशन लैब बना था। मीरा की बेटी जया अब 19 साल की हो चुकी थी, अमेरिका के प्रतिष्ठित संस्थान से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ रही थी। मीरा और नील ने शुरू से ही जया को सिखाया था, हमारे पास जो था वो ज्ञान नहीं था लेकिन समझ थी, तू दोनों लेकर चल। जया छुट्टियों में जब गांव आई तो उसने देखा कि बच्चे अब भी मोबाइल चलाते हैं मगर सीखने की ललक कम हो रही है। उसने अपने लैपटॉप पर नोट बनाया, ग्रेटर दैन बदलाव के लिए सिर्फ उपकरण नहीं, प्रेरणा चाहिए। जया ने अपनी पढ़ाई का अंतिम प्रोजेक्ट गांव पर आधारित किया। प्रोजेक्ट ज्ञान रेल, एक मोबाइल ऐप और ट्रेन डब्बा स्टाइल एजुकेशन सेंटर जो स्टेशन से लगे गांवों में डिजिटल शिक्षा देता। वो हर गांव में एडु कोच पहुंचाती जिसमें एआई असिस्टेंट, भाषा अनुवाद, लोकगीत के माध्यम से विज्ञान और इंटरैक्टिव वीडियो गेम्स से गणित सिखाया जाता। बच्चे बोलते, दीदी हमारी ट्रेन में किताबें भी बोलती हैं। हर प्रोजेक्ट आसान नहीं होता। जया के इस कदम का भी कुछ प्रभावशाली लोगों ने विरोध किया। एक लड़की, और वो भी टेक्नोलॉजी में, क्या पटरी पर ये सब चलेगा? सरकारी विभागों ने अड़चन डाली, फंडिंग रोकी, सोशल मीडिया पर आलोचना हुई। बड़े नाम की बेटी सिर्फ दिखावा करती है। मीरा ने जया का हाथ पकड़कर कहा, हमारी विरासत में हार नहीं, दुगनी मेहनत है। बितो बोली, जिसने रेल की सीटी से डरना नहीं सीखा वो सत्ता की सीटी से भी नहीं डरेगा। एक रात बिजली चली गई। जया छत पर बितो के पास आए। बितो बोली, बिजली चली गई तो क्या हुआ, तारे तो है ना। जया भावुक होकर बोली, दादी मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ लेकिन इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में सब झूठ सच के जैसे लगते हैं। बितो ने मुस्कराकर जवाब दिया, तू मिट्टी में बीज बो, टेक्नोलॉजी पानी देगी लेकिन जड़ें तुझे ही बनानी होंगी। समय बदला। जया ने ज्ञान रेल को एक स्टार्टअप बना दिया जो भारत के 100 से ज़्यादा जिलों में ट्रेन आधारित डिजिटल एजुकेशन देता। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इन्फोसिस जैसी कंपनियों ने उसमें CSR फंडिंग की। अब ज्ञान रेल एक चलती फिरती डिजिटल यूनिवर्सिटी बन गई जहां हर गांव का बच्चा स्मार्टफोन से बिना इंटरनेट के पढ़ाई कर सकता था। रेलवे मंत्रालय ने एक नया कोच डिज़ाइन किया जिस पर लिखा था, बितो की पोती, देश की शिक्षिका जया की ज्ञान रेल। यूनेस्को के यूथ एजुकेशन इनोवेशन समिट जीनीवा में जया को आमंत्रित किया गया। उसने मंच पर कहा, ग्रेटर दैन माई ग्रैंड मदर सोल्ड स्वीट्स ऑन अ रेलवे ट्रैक, माई मदर टर्न दैट ट्रैक इनटू ए स्कूल, एंड आई जस्ट कनेक्टेड दैट ट्रैक टू द क्लाउड। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। वहीं पर हार्वर्ड एजुकेशन फाउंडेशन ने जया को ग्लोबल यूथ लीडर घोषित किया। जया वापस गोंडाखेड़ा लौटी तो अब वहां का दृश्य अलग था। स्टेशन चमक रहा था, बच्चे टैबलेट से पढ़ रहे थे, महिलाएं डिजिटल बैंकिंग सीख रही थीं और पटरी की आवाज़ अब देश की आवाज़ बन चुकी थी। मीरा और नील ने कहा, अब वक्त है तू नेतृत्व करे, अब तू हमारी उम्मीदों की टॉर्च बेयरर है। जया ने हाथ जोड़े और कहा, मैं नहीं, हम, ये कहानी कभी मेरी नहीं थी, ये तो पटरी की कहानी है जो अब भी चल रही है। अब गोंडाखेड़ा के स्टेशन पर एक विशाल डिजिटल बोर्ड लगा है, बितो, मीरा, जया की त्रयी सशक्तिकरण की पटरी। हर साल वहां पटरी महोत्सव होता है जहां देश भर से महिलाएं, बेटियां और युवा आते हैं सीखने, बताने और प्रेरणा पाने। जया मंच पर खड़ी होकर बोलती है, हमने किसी को पीछे नहीं छोड़ा, बस हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया। और यही असली उड़ान है। बितो व्हीलचेयर पर बैठी तालियां बजाती है और धीरे से कहती है, अब ये पटरी नहीं, इतिहास बन चुकी है। जहां कभी बितो ने झोपड़ी में रोटियां बनाई थीं, वहीं से 4 पीढ़ियां आगे अब उसी परिवार की बेटी अवनी चांद की सतह पर भारत का झंडा फहराने वाली है। भाग 6 की कहानी विज्ञान, भावनाओं और विरासत की है जो ये बताती है कि जड़ें अगर मिट्टी में हो तो शाखाएं अंतरिक्ष तक जाती हैं।
जब जया और उसके पति आदित्य इसरो वैज्ञानिक की बेटी पैदा हुई तो पूरे गोंडाखेड़ा में जश्न था। रेलवे स्टेशन को फूलों से सजाया गया। बितो की आंखें नम थीं। मीरा ने पूछा, माँ, आज क्या सोच रही हो? बितो बोली, जिस जमीन पर बेटियों को बोझ समझा जाता था, वहीं से अब चांद पर कदम रखने वाली बेटी जन्मी है। बच्ची का नाम रखा गया अवनी, जिसका अर्थ था धरती की संतान। अवनी बाकी बच्चों से अलग थी। 5 साल की उम्र में चांद की किताबें पढ़ती, दीवार पर रॉकेट बना देती और पतंग उड़ाते उड़ाते पूछती, नानी, क्या कोई लड़की चांद पर गई है? मीरा कहती, अभी नहीं बेटी, लेकिन पहली भारतीय बेटी तुम बनो। अवनी ने उस दिन डायरी में लिखा, ग्रेटर दैन, मैं चांद पर जाऊंगी और वहां से पटरी की फोटो भेजूंगी। इसरो की छात्रवृत्ति पाने के लिए देश भर के हजारों छात्रों से प्रतिस्पर्धा थी। अवनी गांव की थी, लेकिन उसके आत्मबल में पीढ़ियों की हिम्मत थी। एक प्रोफेसर ने कहा, गांव की लड़की को क्या अंतरिक्ष विज्ञान आएगा? अवनी चुप रही, पर उसकी आंखों में बितों की चमक थी। वो रोज 16 घंटे पढ़ाई करती, लैब में सबसे ज्यादा प्रयोग करती, और जब इंटरव्यू में पूछा गया, तुम चांद पर क्यों जाना चाहती हो, तो अवनी ने जवाब दिया, क्योंकि मेरी परदादी ने मुझे उड़ना सिखाया और मेरी जड़ें अब भी पटरी के पास हैं। इसरो ने 2038 में मिशन चंद्रग्रम शुरू किया, चांद पर पहला स्थायी भारतीय विज्ञान गांव बनाने का सपना। अवनी को मिशन लीडर चुना गया, एक महिला वैज्ञानिक, ग्रामीण पृष्ठभूमि से। जब टीवी पर उसका नाम घोषित हुआ तो गोंडाखेड़ा में ढोल बजने लगे। बितो अब भी जीवित थी, 95 की उम्र में। उसने कहा, अब मेरी आंखें बंद हो जाएं तो कोई गम नहीं, मेरी बेटी चांद पर घर बनाएगी। 2039 अवनी ने भारत के पहले मून बेस मॉड्यूल के साथ उड़ान भरी। रॉकेट पर लिखा था, एवनी डॉटर ऑफ गोंडाखेड़ा। पूरा देश टीवी पर देख रहा था और रेलवे स्टेशन पर लगी लेड स्क्रीन पर लाइव प्रसारण चल रहा था। शंकर की तस्वीर और बितो की फोटो भी बेस स्टेशन के एक मॉड्यूल में लगाई गई थी। इनकी प्रेरणा से ये उड़ान संभव हुई। अवनी और टीम ने चांद पर जब स्थायी बेस बनाया तो वहां का एक स्थान नामित किया गया। बितो पॉइंट भारत की ग्रामीण महिलाओं की प्रेरणा का प्रतीक। नासा, इसरो और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने उस नाम को सम्मान के साथ स्वीकारा। अवनी ने वहां से पहला संदेश भेजा, ग्रेटर दैन, मैं चांद पर हूं, लेकिन दिल अब भी पटरी के किनारे है, दादी की गोद में। जब अवनी लौटी तो गोंडाखेड़ा में उसका स्वागत किसी प्रधानमंत्री से कम नहीं था। उसने गांव के बच्चों को चांद की मिट्टी दिखाई और फिर एक नई पहल शुरू की, बितो स्पेस सेंटर, जो ग्रामीण बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान सिखाता था। हर बच्चा अब पूछता, दीदी, मैं भी चांद पर जा सकता हूं? अवनी कहती, अगर मेरी दादी पटरी से उड़ सकती हैं तो तुम भी चांद से आगे जा सकते हो। बितो अब नहीं थी, उनकी समाधि अब रेलवे पटरी के पास बनी थी। उस पर लिखा था, ग्रेटर दैन, जिसने पटरी को ससुराल माना वो अब चांद पर अपना नाम छोड़ाए। हर साल बितो दिवस पर गांव में नन्हे वैज्ञानिकों की प्रदर्शनी लगती, मीरा भाषण देती और अवनी वीडियो कॉल पर चांद से जुड़ती। और यह कहानी अब भी चल रही है। पटरी अब सिर्फ रास्ता नहीं, इतिहास बन चुकी है। अवनी की वापसी के कुछ साल बाद भारत अंतरिक्ष में और ऊंचाइयों की तरफ बढ़ चुका था। लेकिन इस बार कहानी फिर से एक झोपड़ी से शुरू हो रही थी, मगर इस बार वो झोपड़ी पुनर्निर्मित गांव की बितो स्पेस ग्राम कॉलोनी में थी। अब मंच पर थी आरा, अवनी की बेटी। आरा बचपन से ही अलग थी। जहां बच्चे गुड़िया से खेलते, वो सौर ऊर्जा प्रणाली के मॉडल बनाती। वो कहती, ग्रेटर दैन, माँ चांद पर गई थी, मैं सूरज को छूना चाहती हूँ। मीरा, जो अब 70 की हो चुकी थी, मुस्कुराकर कहती, पहले हमारी बेटी ने धरती से ऊपर देखा, अब नातिन आसमान के पार देख रही है। गांव वाले कहते, बितो की तीसरी पीढ़ी तो सूरज की आग से भी नहीं डरती। आरा के प्रोजेक्ट का नाम था सोलारा, सूरज के नज़दीक जाकर सौर ऊर्जा का रहस्य समझने वाला पहला भारतीय मिशन। एक रिपोर्टर ने ताना मारते हुए पूछा, गांव की बेटी सूरज से क्या बात करेगी? आरा ने जवाब दिया, ग्रेटर दैन, गांव में जब रोशनी नहीं थी तब मेरी नानी दिया जलाती थी, अब मैं उसी रोशनी से ऊर्जा ला रही हूँ। सोलारा मिशन की ट्रेनिंग कठिन थी। सूर्य की अत्यधिक गर्मी, माइक्रोग्रेविटी, मानसिक दबाव। इसरो ने उसे अत्यंत संवेदनशील मिशन कहा। नासा और इसरो के वैज्ञानिक भी साथ थे, पर लीड थी गोंडाखेड़ा की आरा।
जब रॉकेट लॉन्चिंग से पहले आरा ने आखिरी बार गांव से बात की, मीरा ने कहा, ग्रेटर देन बिटिया, सूरज में झांकने से डर नहीं लगता। आरा मुस्कुराए, नानी, डर नहीं, क्योंकि आपकी आंखों में ही रोशनी का सूरज है। आरा के रॉकेट सोलारस 1 ने सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचने वाला भारतीय मिशन बनकर इतिहास रचा। हर भारतीय टीवी पर देख रहा था, गांव की बेटी अब सूरज के पास। सौर तूफान आया, तकनीकी समस्या हुई, लेकिन आरा की सूझबूझ और हिम्मत ने यान को संभाल लिया। उसने दुनिया को दिखाया कि एक ग्रामीण बेटी सिर्फ सपने नहीं देखती, उन्हें साकार भी करती है। आरा ने सूर्य की सतह के बेहद पास जाकर नया डेटा इकट्ठा किया। इससे सोलर पावर से बिजली उत्पादन की क्षमता दोगुनी हो गई। भारत के गांवों में पहली बार 24 घंटे सौर बिजली मिलने लगी। आरा ने धरती पर लौटते ही कहा, ग्रेटर देन, ये सूरज की किरणें मेरी नानी की रोटियों जैसी हैं, गर्म, सीधी और जीवन देने वाली। गोंडाखेड़ा के रेलवे स्टेशन की छत अब सोलर पैनलों से जगमगाने लगी थी। भारत सरकार ने गोंडाखेड़ा में BUST बिटू यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की नींव रखी। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश की पहली शर्त थी, गांव से होना जरूरी है। हर साल 50 ग्रामीण बच्चों को चुना जाता था, जिन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती थी। रॉकेटरी, सौर भौतिकी, चंद्र भूगोल, अवनी और आरा खुद वहां पढ़ाती थीं। अब भारत ने इंटरस्टेलर रूरल हैबिटेट मिशन की घोषणा की। इसके तहत मंगल और उससे आगे गांवों की जीवन शैली पर रिसर्च की जानी थी। आरा ने प्रस्ताव रखा कि ग्रेटर देन, हम गांव की मिट्टी, बीज और संस्कृति को साथ लेकर अंतरिक्ष में मानव बसाहट की कल्पना करें। और ये मान लिया गया। जब मिशन शुरू हुआ तो मॉड्यूल में जो पहली चीज रखी गई वो थी बिटो की रोटी की तस्वीर और एक मिट्टी की दिया। आरा ने चुपके से एक खास प्रोजेक्ट तैयार किया, बिटो VR एक्सपीरियंस, जिसमें कोई भी बच्चा चांद और सूरज की यात्रा को गांव की भाषा में समझ सकता था। गांव की रेखा, बबलू, सरिता जैसे बच्चे जब पहली बार हेडसेट लगाते तो कहते, ग्रेटर देन, अरे ये तो हमारी मीरा दीदी हैं चांद पर, और आरा दीदी तो सूरज से बात कर रही हैं। बिटो की झोपड़ी अब एक डिजिटल म्यूजियम थी, जहां उसकी छड़ी, मिट्टी का चूल्हा और साड़ी सजी थीं। 100 साल बाद गोंडाखेड़ा अब बिटो सोलर सिटी बन चुका था, जहां हर घर सोलर पावर से चलता, हर बच्चा एक मिशन डिजाइन करता, हर लड़की अंतरिक्ष की बात करती। एक बच्चा म्यूजियम में पूछता है, ग्रेटर देन, बिटो कौन थी? गाइड जवाब देता है, जिसने झोपड़ी में रोटी बनाई ताकि उनकी परपोती सूरज को छू सके। गोंडाखेड़ा की झोपड़ी से शुरू हुई कहानी अब अंतरिक्ष की तीसरी कड़ी में प्रवेश कर चुकी थी। बिटो की परपोती, ईशा, अब 19 वर्ष की थी और इंटरप्लैनेटरी रूरल कॉलोनी मिशन की पहली प्रमुख वैज्ञानिक बनी थी। इस भाग में कहानी गांव से निकलकर मंगल तक पहुंचती है, जहां मिट्टी, चूल्हा, रोटी और रिश्ते शून्य गुरुत्वाकर्षण में भी जिंदा हैं। ईशा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां कहानियां चूल्हे पर नहीं, रॉकेट पर पकती थीं। उसने पहली बार जब लाल ग्रह के बारे में सुना था तो कहा था, ग्रेटर देन, अगर बिटो नानी की रोटी धरती पर सबसे स्वादिष्ट थी तो मंगल पर सबसे पहली रोटी मैं बनाऊंगी। इसरो ने घोषणा की, हम मंगल पर पहला ग्रामीण मानव कॉलोनी बनाने जा रहे हैं, नाम होगा GAV1। इसमें शामिल थे ग्रामीण अनाज के बीज, भारतीय रोटी बेलने वाला 0G चूल्हा, गांव की सांस्कृतिक विरासत की डिजिटल लाइब्रेरी। ईशा की टीम में शामिल थे अहमदनगर का अर्जुन, जो बैलगाड़ी में रोबोट प्रोग्राम करता था, ओडिशा की मीरा, जो कुम्हार थी लेकिन अब 3D मिट्टी प्रिंटर चला रही थी, नागालैंड की लोविन, जो जड़ी बूटी वाली डॉक्टर थी, अब मंगल की ऑक्सीजन फसल पर रिसर्च कर रही थी, और उनके साथ बिटो की आत्मा, जो हर डिब्बे, हर जर्रे में बसती थी। जब रॉकेट GAVONE-1 मंगल की सतह पर उतरा तो ईशा ने एक मटकी में गांव की मिट्टी लेकर मंगल की जमीन पर डाली। उसने कहा, ग्रेटर देन, आज गांव ने मंगल को नमस्ते कहा। पहली बार मंगल पर रोटी बनी, मंगल की धरती पर माटी की गंध बसी, और मंगल पर दादी की कहानी बच्चों को सुनाई गई। ईशा ने एक विशेष 0G तवा बनाया था जिसमें गेहूं की रोटी बिना गुरुत्वाकर्षण के सिक सके। वो गेहूं वही था जो बिटो की झोपड़ी से लाया गया था, जिसे स्पेस अडेप्टेड वैरायटी में बदला गया था। जब पहली रोटी बनी, ईशा रो पड़ी और बोली,
ग्रेटर दैन नानी, मंगल पर भी रोटी उतनी ही मीठी है जितनी आपकी झोपड़ी में थी। उस रोटी का नाम पड़ा बितो रोटी स्पेस वर्जन 1.0। GAV1 में सब कुछ था, एक गौशाला जहां मंगल से लाई गई कृत्रिम गायें थीं। तुलसी चौरा, मंगल के एक कोने में जो रोज सुबह जलाया जाता। स्कूल, जहां बच्चे मंगल की भौगोलिक कथा और गांव का इतिहास साथ साथ पढ़ते। ईशा ने एक नियम बनाया, ग्रेटर दैन हर मंगलवासी को दिन में एक बार बिटो की कहानी पढ़नी होगी। बच्चों ने कहा, ग्रेटर दैन हम मंगल के नहीं, गांव के बच्चे हैं जो सिर्फ लाल धरती पर रहते हैं। एक दिन मंगल पर सौर तूफान आ गया। सिस्टम फेल हो गए, सभी वैज्ञानिक घबरा गए, लेकिन ईशा ने गांव की पुरानी तकनीकों का सहारा लिया। मिट्टी की दीवार से रेडिएशन से बचाव, बैलगाड़ी सिस्टम से ऊर्जा वितरण, तुलसी के अर्क से ऑक्सीजन फाइबर को स्टेबल करना। इसरो ने दुनिया को कहा, ग्रेटर दैन गांव की तकनीक ने मंगल को बचा लिया। ईशा ने मंगल पर पहली शादी करवाई अर्जुन और लोविन की, और शादी हुई बिल्कुल गांव की तरह, मटके से हल्दी, मंगल की मिट्टी से बनी मेहंदी। मंगलवासी बच्चों ने बांसुरी बजाए, और अंत में बितु रोटी पर सबने भोजन किया। ईशा ने कहा, ग्रेटर दैन जब मंगल पर पहली रोटी बनी तब से ये गांव बन गया था, अब शादी ने इसे घर बना दिया। एशर ने घोषणा की, ग्रेटर दैन GAV1 अब सिर्फ एक मिशन नहीं, एक विरासत है। उसने मंगल की मिट्टी में गांव की मिट्टी मिलाकर एक नया गांव बसाया, नाम रखा BITO2, जहां हर गली का नाम गांव की किसी महिला के नाम पर था। मंगल की नानी गली, मीरा चौक, रोटी वाला चबूतरा। एक दिन मंगल की मिट्टी में एक छोटी सी बेल निकली। कोई वैज्ञानिक समझ नहीं पाया। ईशा ने देखा और मुस्कुरा दी, ग्रेटर दैन ये तुलसी है जो बिटो नानी के आंगन से निकली थी, अब मंगल में भी आंगन बना रही है। और रात्रि में जब मंगल की लाल रेत चमकी तो गांव का झोपड़ा मंगल पर भी दिखाई दे रहा था। बिटो की रोटियों से लेकर मंगल तक की यात्रा अब चांद की ओर बढ़ रही थी। ईशा की पोती नव्या अब 21 वर्ष की अंतरिक्ष स्थापत्य विशेषज्ञ थी, जिसने मंगल की बस्ती BITO2 को चांदनी खिड़की से देखा था। अब सपना था, ग्रेटर दैन एक ऐसा चांद जहां चूल्हे हों, तुलसी हो और जहां पहली बार चांदनी में रोटी की महक फैले। इसरो और लूनर हैबिटेट अलायंस ने संयुक्त घोषणा की, लूनर रूरल हैबिटेट प्रोजेक्ट चांदनी। घर उद्देश्य, चांद पर पहला ग्राम्य पारिवारिक निवास केंद्र बनाना। महिला माइक्रोस्कोप लीड आर्किटेक्ट नाव्या ईशा वर्मा। नाव्या बोली, ग्रेटर दैन हम चांद पर टावर नहीं, चौपाल बनाएंगे, जहां लोग क्या हाल है पूछेंगे और जवाब में कोई हंसी देगा। नाव्या ने फैसला किया कि चांद पर हर झोंपड़ी का नक्शा गोंडाखेड़ा के आंगन पर आधारित होगा। चांद की मिट्टी से तंदूर जैसे हीट कुब्स बनाए गए, शून्य गुरुत्व तुलसी चौक बनाया गया, और एक चांदनी चबूतरा जहां हर रात गांव की कहानी सुनाई जाएगी। उसने पहली ईंट पर लिखा, ग्रेटर दैन ये मिट्टी बिटो की गोद से आई है। चांद पर खाना बनाना वैज्ञानिकों को मुश्किल लगता था, पर नाव्या ने अपनी टीम में पंचकुला की रजनी चाची, जो 16 कुकर को चांद की रोशनी से चलाती थीं, बनारस की रेखा मौसी, जिनकी चटनी से नासा के वैज्ञानिक भी उंगलियां चाटते, कच्छ के दाल आर्टिस्ट सागर भाई, जो दाल में डिजाइन डालते थे। नाव्या ने पहली चांद पर पकने वाली रोटी को बिटो की पोटली में रखा। नाव्या ने फैसला किया, ग्रेटर दैन कोई भी अकेला नहीं रहेगा। हर झोपड़ी के पास होगी एक दादी स्टोरी स्टेशन, जहां रोज रात को गांव की कहानियां सुनाई जाती। बस्ती में था टिकुली बाल विद्यालय, रसगुल्ला चौक बाजार, मांगलिक विवाह मंच और ससुराल स्मृति म्यूजियम, जिसमें बिटो की झोंपड़ी का डिजिटल अवतार था। नाव्या के टीम के 2 सदस्य, असम का तेजस और महाराष्ट्र की सावी, गांव परंपराओं से जुड़े वैज्ञानिक, चांद पर शादी करना चाहते थे, बिना ऑक्सीजन मास्क, बिना स्पेससूट। नाव्या ने विशेष बायोडोम वेडिंग हॉल बनाया, जहां बारात मंगल बस्ती से आई। विवाह गीत छत्तीसगढ़ी बोली में हुआ। चांद पर पहली बार फेरे हुए और सबने बिटो रोटी खाई। मून एडिशन। एक दिन चांद पर भारी ग्रेविटी पल्स आए, पूरे सिस्टम बंद हो गए। बस्ती का तापमान -150 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। नाव्या की टीम ने घबराने की बजाय मिट्टी के इंसुलेटेड घरौंडा पॉड्स बनाए। रजनी चाची की लहसुन की चटनी से शरीर गर्म रखा, तुलसी अर्क और नमक से ऑक्सीजन रिसाइकल किया, और फिर सबने साथ मिलकर
ग्रेटर दैन बिटो की कहानी का पाठ किया ताकि मनोबल बना रहे। नाव्य ने बस्ती के 1 साल पूरे होने पर मेला आयोजित किया, जिसका नाम था चरखी झूला चांदनी चकाचौंध गांव का ब्रह्मांड मेला। आकर्षण 0G झूले, गोलगप्पा बिना गुरुत्व गली, बिटो की रसोई लाइव शो और चांदनी नाटक बिटो की परछाई। इसरो चीफ बोले, ग्रेटर दैन इससे बड़ा कल्चरल फेस्ट हमने कभी नहीं देखा, धरती पर भी नहीं। नाव्य अब 60 साल की थी। बस्ती अब 5000 जोड़ लोगों का निवास बन चुका था। उसने अपनी पोती अंकिता को गांव की चंद्र मुख्य सेविका नियुक्त किया। अंत में नाव्य चांद की धरती पर बैठकर मुस्कराए और लिखा, ग्रेटर दैन बिटो नानी, हमने पटरी से उठकर तारा बना लिया है। अब अगली पीढ़ी इसे चमकाएगी। अंकिता ने कहा, ग्रेटर दैन अगर चांद पर बिटो की रोटी बन सकती है तो सूरज के कोर में भी भावनाएं जिंदा रह सकती हैं। इसरो ने पूछा, क्या तुम सूरज की तपती सतह पर इंसान भेजना चाहती हो? अंकिता बोली, ग्रेटर दैन नहीं, मैं वहां सिर्फ एक तुलसी और एक मिट्टी का चौरा भेजना चाहती हूं ताकि अगली बार किरण भी घर की लगे। ग्रेटर दैन जहां चूल्हा, कहानी और माँ की रोटी होती है, वहां चाहे मंगल हो, चांद हो या सूरज, वो जगह ससुराल जैसी लगती है। पटरी से चला कारवां अब तारों के घर बसाता है। बिटो की रसोई अब ब्रह्मांड की महक बन चुकी है।